अध्याय 41। तुमने मेरी बात सुनी। रेस्तरां के उद्घाटन के बाद सुयांग स्ट्रीट के माध्यम से एक सीधा रास्ता चला गया जब तक कि वह शहर के दूसरे दरवाजे तक नहीं पहुंच पाया, जहां अछूता द्वार स्थित था। जब वह पहुंच गया तो सुयांग ने देखा कि गेट के ठीक बाहर लोगों का एक बड़ा समूह और कुछ गाड़ियां इंतजार कर रही थीं। वे सभी को किसी भी तरह की सुरक्षा और हथियार उपलब्ध थे। ऐसा लग रहा था मानो वे युद्ध में उतरने वाले थे। भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो वेशभूषा में किसी संप्रदाय के परंपरा में लग रहे थे। जब तक सुयंग गार्डों के पास से गुजरा और शहर से बाहर निकली, तब तक भीड़ का अधिकांश हिस्सा पहले से ही उसे कई तरह के संबंधों से देखा जा रहा था। कुछ की ओर तिरस्कार की दृष्टि से, लेकिन निश्चित रूप से वहां कुछ महिलाएं भी हैं जो अपनी आंखों में प्यार भरी रोशनी के लिए उसे देखती रहती हैं। तीनों से अधिक लोगों के सहयोगियों के नीचे सुयांग शांति से सड़क पर चली। उसकी अभिव्यक्ति शांत झील की तरह शांत थी। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि वे क्या कर रहे हैं, न ही उसे कोई दोस्ती थी। हालांकि उसके कान भीड़ की फुसफुसाहट को सुनने से खुद को रोक नहीं सके। क्या वह प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय का शिष्य नहीं है, एकमात्र बेशर्म संप्रदाय जो अपने शिष्यों को पहले उनके रूप में और प्रतिभा को बाद में चुनता है? हाँ, वह संप्रदाय है। वे केवल प्रशिक्षण के बिना दिन रात एक दूसरे से पंगा लेते हैं। यही कारण है कि उनके पास आमतौर पर उच्च खेती का आधार होता है, लेकिन युद्ध में शून्य अनुभव होता है। वे केवल अपने दिखावे के लिए खेती करते हैं, इसलिए उन्हें इसकी परवाह नहीं होगी, भले ही उनके पास केवल उच्च खेती का आधार हो और कुछ नहीं। जब भीड़ में दूसरे संप्रदाय के शिष्यों ने अपने संप्रदाय के बारे में बुरा भला कहा तो सुयांग ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने कुछ सुना ही न हो, लेकिन वह अंदर ही अंदर हंस रही थी। हालांकि उनकी बातें कठोर थीं, लेकिन वास्तव में इसके पीछे कुछ सच्चाई थी। प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय अपने सुंदर लोगों, भोज्य जीवों और उच्च कृषि के आधार के लिए जाना जाता था। हालांकि जब युद्ध की तकनीक की बात आती है तो इसके अधिकांश शिष्यों को बहुत कम या कोई अनुभव नहीं था। कम से कम यह बाहरी अदालत के अंदर का सच था। सुयांग ने अपनी यादों से कुछ प्राप्त किया और जो कुछ उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बाहरी अदालत में देखा। बाहरी अदालत के शिष्य आमतौर पर अपने स्वयं के खेती के आधार को बढ़ाने पर तीन केंद्रित होते हैं कि वे युद्ध के लिए उपयोग की जाने वाली हैं। वास्तविक प्रयोगशाला में प्रशिक्षण की जहमत नहीं होती। इसमें कहा गया है कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ज्यादातर बाहरी अदालत के शिष्य असल में तलवार और मछली खाने आने तक प्रशिक्षण लेने के बजाय अपने दोस्त के साथ बैठकर अपने समय की नियुक्ति पसंद करेंगे। अचानक सामने से कोई जोर से चिल्लाया, जिससे हर कोई अपनी ओर देखने लगा। वह गिनना सिर वाला एक भारी आदमी था। ठीक है सब लोग, हम थंडर वैली की यात्रा के लिए तैयार हैं। यदि आप अब तक तैयार नहीं हैं तो आपको घर वापस जाना चाहिए। भीड़ में से कुछ लोग उस भारी भरकम आदमी की बात पर हंसे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो अब स्टॉप का समय है। थंडर वैली की यात्रा कितने समय में? हाथों में धनुराशि के लिए एक दुबले पतले आदमी ने पूछा। 5 दिन, दे या लें? क्या सुरक्षा संकेत है कि हमें मारने के लिए कितनी बिजली बिल्लियां चाहिए? हैवी मैन ने कहा, हम अमीरों की संख्या के बारे में अनिश्चित हैं, लेकिन वे कम से कम सैकड़ों में हैं। होगा, हालांकि इसका मतलब यह है कि बाद में हम सभी के पास साझा करने के लिए और अधिक धन होगा। एक वास्तुशिल्प युद्ध अद्भुत गूंज उठा, जिससे सुयांग के बाल कांपने लगे। कितनी घटिया भीड़ है, सुयांग ने मन में सोचा और उसने अपने हाथों में कागज को देखा। यह मिशन उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। सुयांग को स्विफ्ट फेडर सिटी छोड़े कुछ समय हो गया है। वह शांति से अपनी पीठ के पीछे वाले हाथ के साथ साझेदारी वाले रास्ते के बीच में चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पार्क में टहल रहा हो। वह बाएं और दाएं देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी प्रकृति में रुचि है। उसके पीछे के लोगों का एक बड़ा समूह था। वे सभी अजीब भावनाओं के साथ सुयांग को आगे देख रहे थे। ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सब उस कुत्ते के नेतृत्व में जा रहे हैं? भीड़ में से किसी ने कहा। अब जब तुमने बताया है तो हम उसकी स्पीड से क्यों चल रहे हैं? हम और तेजी से नहीं जा सकते क्योंकि हम पहले से बहुत तंग हैं। ये ठीक है, हम इस डर पर अगले हफ्ते तक वहां नहीं पहुंच पाएंगे। अरे सफेद लिबास में लड़के, इससे पहले कि हम सरकने लगे, रास्ते से हट जाएं। भारी भरकम आदमी अपनी ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाया। पीछे से आ रही तेज हलचल को सुनकर सुयांग ने अपना सिर कुराया और भीड़ की ओर देखा। हालांकि वह गायब नहीं हुई और एक नज़र के बाद सामने की ओर देखने लगी। उनके सरल लेकिन अपमानजनक कृत्य ने तुरंत भीड़ में से कई लोगों को क्रोधित कर दिया। अरे कमीने, क्या तुम अकेले ही हम सब से झगड़ा करा रहे हो? बस मौत को दावत दे रहा हूं। सुयांग ने दूसरी बार मुचने की जहमत नहीं रखी और सामान्य गति से चलती रही। भीड़ के अंदर हर कोई प्रारंभिक गहन आत्मा क्षेत्र के कम से कम 7वें स्तर पर था और उनमें से कुछ प्रारंभिक गहन आत्मा क्षेत्र में थे। इतने बड़े समूह ने इतनी जबरदस्त दबाव फैलाया कि कोई भी मोटा दिल वाला आसानी से डर जाएगा। फिर भी सुयांग की नज़र में वह बस जोर से बोलने वाले मूर्खों का एक समूह था। हम्फ, आइए देखें कि जब मैं अपना हिट करना शुरू कर दूं तो आप मुझे क्या साहसिक कार्य करते हैं। भारी आदमी ने आगे बढ़ाया और अपनी कठोरता में एक फ्लैट स्टील की ग्लूकोज सू लेकर यान के पास आया।
इसी समय सुयांग अचानक बंद हो गई और भीड़ का सामना करने के लिए घूम गई। मैं बंद नहीं करूंगा कि मुझे खिलौना मत कुचो, लेकिन बस ये जान लो कि एक बार ऐसा करने के बाद थंडर वैली के अंदर कदम भी नहीं रखेंगे। कभी भी, सुयांग ने कहा, उनका चेहरा अभी भी हमेशा की तरह शांत है। हालांकि उसका बजरा इतना तेज था जैसे भारी आदमी के बिगुल में सीधे मक्खी भिनभिना रही हो। तुमने मुझसे अभी क्या कहा? तुम कमबख्त हो। सुयांग की खतरनाक रिकॉर्डिंग ही उस भारी भरकम आदमी के चेहरे पर नसें उभरी हुई थी, उसके टूटे हुए चेहरे से लाल हो। सुयांग ने कहा, आपने मुझे सुना। वह फिर घूमा और फिर धीरे धीरे चलने लगा। अध्याय 42 गोल्डन कैरेज। जब सुयांग मुचा और चला तो भारी भरकम आदमी टूट गया, उसका अंतिम लाल हो गया। हैवी भरकम मैन प्रोफाउंड स्पिरिट के तीसरे स्तर के एक क्रांतिकारी थे और कभी कभी उनके द्वारा किसी भी तरह का इतना अपमानजनक व्यवहार नहीं किया गया था। बेशर्म प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के एक शिष्य की तो बात ही छोड़ दें। अरे बैकस बॉय, क्या तुम देखते हो कि तुम कौन हो? वह भारी आदमी दूर से अचानक अपनी स्टील की मुद्रा में हवा में बाघ की तरह सुयांग पर झपटा। स्टील की सक्सेस फास्ट से सुयांग के सिर की ओर गिरी। हालांकि उसके सिर पर बाल के एक कतरे को भी कुछ ही इंच पहले सुयांग ने तेजी से मोड़ लिया और अपनी तरफ से तलवारें खोल दीं। प्रकाश की एक झिलमिलाहट चमकीली, जिसके बाद एक अत्याचारी दबाव आया जो हत्या के इरादे से भरा हुआ था। एक बार जब उस भारी भरकम आदमी के पीछे मौजूद भीड़ को हत्या के इरादे का पता चला तो उसके साथियों ने काम करना बंद कर दिया और उसके शरीर कांपने लगे जैसे कि बहुत ठंड हो रही हो। हालांकि दबाव खत्म होने से पहले केवल कुछ सेकंड के लिए ही रहा, लेकिन यह वहां मौजूद सभी लोगों के इलाकों को रोकने के लिए पर्याप्त था, यहां तक कि चट्टानों को खींचने वाले जंगलों के लिए भी। हत्या के इरादे से तुरंत बाद हवा में भारी आदमी का जमे हुए शरीर को फिर से हिलना शुरू हो गया। वह पत्थर की मूर्ति की तरह पीछे की ओर लगाया गया। शरीर धीरे धीरे गिरा और डायरेक्टर्स की नज़रों में ऐसा लगा जैसे ये हमेशा के लिए टूट गया हो, लेकिन जब अंततः जमीन पर गिरा तो वहां हर किसी को ये देखकर हैरान कर देने वाली बात सामने आई कि उस भारी भरकम आदमी का शरीर सिर से गायब हो गया था। भीड़ में से कुछ लोगों ने अचानक आकाश की ओर देखा जब उन्होंने एक परछाई को हवा में देखा। जब उन्होंने देखा कि वास्तव में वह भारी आदमी का सिर था जो हवा में घूम रहा था, तो वे डर के मारे चिल्ला उठे। ये देखने की जरूरत नहीं थी कि सिर में अभी भी वह भारी आदमी की मौत हो गई थी, अभिव्यक्ति थी। सुयांग ने उसी क्षण अपनी तलवारें लेली को वापस ले लीं जब उनका उड़ता हुआ सिर जमीन पर छू गया। फिर उन्होंने हतप्रभ भीड़ को शांति से एक जादुई आभूषण के साथ देखा और कहा, चूंकि हम सभी एक ही उद्देश्य के साथ एक ही स्थान पर जा रहे हैं, तो हम इस मूर्खता को क्यों नहीं नापसंद करते इससे पहले कि मैं इस सड़क को खोदूं पटना शुरू करूं। हालांकि मैं ऐसा पिज्जा थंडर वैली में शिकार शुरू करने से पहले मुझे वार्म अप करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। भीड़ ने जोर जोर से निगलते हुए धीरे धीरे उसके सुझाव पर सिर हिलाया। वे पहले कभी प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के इस युवक जैसे खतरनाक व्यक्ति से नहीं मिले थे। उन्हें ऐसा लगा मानो वे स्वयं शैतान के सामने खड़े हों। अच्छा, सुयांग ने भी सिर हिलाया। तो आइए इस यात्रा को सार्थक बनाएं। वह घूमा और फिर चलने लगा। सुयांग की आकृति तुरंत भीड़ की नज़रों से ओझल हो गई। जब उन्होंने पुष्टि की कि सुयांग सचमुच चली गई है तो लोगों का समूह बेहोश हो गया, उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वह कौन था? मैंने प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय से संबंधित ऐसे भयावह अस्तित्व के बारे में कभी नहीं सुना है। वह कौन था जिसने कहा कि वह सिर्फ एक बाहरी दरबार का शिष्य था? वह स्पष्ट रूप से इतना शक्तिशाली है कि मेरे संप्रदाय में भी एक आंतरिक दरबार का शिष्य बन सकता है। नहीं, यहाँ तक कि एक मुख्य शिष्य बनना भी संभव है। समूह ने जल्द ही अपने नेता की आकस्मिक मृत्यु के बावजूद अपनी यात्रा जारी रखी। ऐसा नहीं था कि वे यहाँ से आने के बाद बस घर जा सकते थे। लाइटनिंग कैट्स को मारकर वे जो धन प्राप्त कर सकते थे उसका तो जिक्र ही नहीं। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ ताकतवर कमजोर को खा जाता है। भारी भरकम आदमी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का हार से मरना कोई असामान्य बात नहीं है, क्योंकि हमेशा कोई न कोई ताकतवर होता है। 4 दिन जल्दी ही बीत गए। सुयांग 4 दिनों से बिना आराम किए चल रहा है, फिर भी वह बिल्कुल ठीक लग रहा था। लगभग ऐसा लग रहा था मानो वह ऊर्जा से भरा हो। अचानक उसकी नज़र दूर पर एक महंगी दिखने वाली गाड़ी पर पड़ी। वह घोड़ों पर सवार कई बख्तरबंद लोगों से घिरा हुआ था। गाड़ी पूरी तरह से सोने और महंगी जैद से बनी थी, जो इसे एक उत्कृष्ट आभा दे रही थी, जैसे कि यह राजघराने की हो। गाड़ी के ऊपर भूरे रंग का लबादा पहने एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो खेती में लग रहा था। हालांकि सुयांग बूढ़े व्यक्ति की खेती के आधार का पता लगाने में असमर्थ था, वह केवल अपने अनुभव से ही इसका अनुमान लगाने में सक्षम था। स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र। उसके स्तर का कोई व्यक्ति किसी प्रकार के गार्ड की तरह एक वाहक के शीर्ष पर बैठकर यहाँ क्या कर सकता है? उसे आश्चर्य हुआ। गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति के बारे में क्या? इस नश्वर दुनिया में एक स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ को रक्षक के रूप में रखने के लिए संभवतः किसके पास पर्याप्त स्थिति हो सकती है, जबकि उन्हें शीर्ष पर स्वामी माना जाता है?
सू यान को सुनहरी गाड़ी और उसके भारी पहरे से दिलचस्पी थी, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उन जगहों पर अपनी नाक घुसाता था जहां वह नहीं थी, इसलिए उसने केवल इसे नज़रअंदाज कर दिया और चुपचाप उसके पीछे चला गया। कुछ समय बाद गार्डों ने अंततः सू यान को उनका पीछा करते हुए देखा। सीनियर, क्या हमें उस बच्चे के बारे में कुछ करना चाहिए? वह काफी समय से हमारा पीछा कर रहा है, एक बख्तरबंद गार्ड ने कहा। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसने सू यान की ओर देखने के लिए अपनी निगाहें घुमाईं। हालांकि जब उसने उसकी जांच करने की कोशिश की तो बूढ़े व्यक्ति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह अपनी वास्तविक खेती को देखने में असमर्थ था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह मानव आकृति वाले धुएं के बादल को देख रहा हो। हालांकि सू यान की रहस्यमय उपस्थिति के बावजूद बूढ़े व्यक्ति को उसके प्रति कोई खतरा या दुर्भावनापूर्ण भावना महसूस नहीं हुई। उसे नज़रअंदाज करें, उसने एक क्षण बाद कहा। गार्डों ने सिर हिलाया और सू यान के पास जाने के बारे में अब और नहीं सोचा। हालांकि वे अभी भी उस पर ध्यान दे रहे थे कि कहीं वह संदिग्ध व्यवहार न करने लगे। कितना दिलचस्प युवक है, बूढ़ा व्यक्ति फिर से अपनी आंखें बंद करने से पहले मन ही मन मुस्कुराया। अध्याय 43 छायादार चित्र। बिना किसी बाधा के कुछ घंटे और चलने के बाद सुनहरी गाड़ी अचानक बंद हो गई। गार्ड ने सामने की छायादार सतह पर अपना परस्परावलंबन सिक्के लीन और बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे से उठ खड़ा हुआ। अचानक हुई इस घटना को देखकर सू यांग ने भी अपने कदम रोक दिए। वह एक छायादार व्यक्ति थी जिसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे और केवल उसकी दो काली आंखें खुली हुई थीं, जो एक हत्यारे की तरह लग रही थी। हालांकि एक वास्तविक हत्यारा खुद को खुलेआम और स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करना चाहता। क्या ये कोई मजाक है? बूस्टडोइक ने छायादार शीर्ष से सुपरमार्केट के लिए अपना मुंह खोला। मेरी उपस्थिति के बारे में पता चलने के बावजूद मूनलाइट ब्लेड्स ने आपको, एक एकल पृथ्वी आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ को यहां भेजा था। छायादार व्यक्ति हंसी और कर्कश आवाज में बोला, मैं यहां सिर्फ अपने राजा की ओर से उस गाड़ी के अंदर मौजूद युवा महिला को एक संदेश देने आया हूं। छायादार व्यक्ति ने कहा, यदि आप अगली पूर्णिमा के समय तक व्यायाम रूप से 100 पॉइजन शरीर को क्रोनिक नहीं करते हैं तो हमारे पास इसे बल ड्रंक लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जब घोड़ों पर सवार जवानों ने संदेश सुना तो उनकी आंखों से क्रोध की किरणें चमक उठीं। कितना अविवेकी! क्या आप भूल गए कि हम कौन हैं? खैर ही मूनलाइट ब्लेड्स पूरी ताकत से हम पर हमला करते हैं, आप सामने वाले गेट से भी आगे नहीं बढ़ेंगे। एक गार्ड जोर से चिल्लाया। युवा महिला को खतरनाक लीड की स्टॉक परख कैसे हुई? ये केवल समय की बात है कि हम फैम का विवरण अंकित करते हैं। दूसरे गार्ड ने कहा। हा, वह छायादार शीर्ष जोर से हंसोपॉट। बेशक, अगर हम आपसे संपर्क करें ओपन फ्लैट हैं तो हमारे मूनलाइट ब्लेड्स को कोई मौका नहीं मिलेगा। हालांकि आप क्या सोचते हैं कि हम कौन हैं? आपको और भी बेहतर पता होना चाहिए कि हम कभी भी सिक्कों से नहीं लड़ेंगे। सू यान डैनिश स्टारबोर्ड की जा रही बातचीत को सुन रही थी, दोनों ही नीचे की ओर थे। हालांकि उसने पहले कभी मूनलाइट्स के बारे में नहीं सुना था, लेकिन ऐसा लगता था कि वे किसी प्रकार के गुट हैं जो छाया में रहते हैं। द 100 पॉइजन्स बॉडी, हो। सू यान ने नाम पर विचार किया। क्या हथियार बस इतना ही कहता है? बूस्टमैन ने कहा, जो इस पूरे समय चुप रह रहा है। इतना ही, तो अब मर भी जाओ। बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपने लबादे के अंदर से एक कागज का पंखा निकाला और उसे छायादार आकृति की दिशा में धीरे से लहराया। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने कागज के पंखे को लहराया, उसमें से एक शक्तिशाली तरंग प्रकट हुई, जिससे वह छायादार आकृति की ओर उड़ गया। हालांकि इससे पहले की लहर उसे छू पाती, वह छायादार आकृति उस जगह से गायब हो गई जहां वह भूत की तरह खड़ा था, और जहां वह भी खड़ा था, एक पल बाद विस्फोट हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने अचानक सू यान की ओर देखा और चिल्लाया, सावधान! ये जानते हुए कि मैं आज मर जाऊंगा, मैंने मरने से पहले आपके कुछ गार्डों को अपने साथ ले जाने की योजना बनाई थी। हालांकि इस बच्चे का चेहरा देखने में बहुत कष्टप्रद है, इसलिए दयालु रहें कि मैं इसके बजाय उसकी जान ले लूंगा। वह छायादार व्यक्ति अचानक सू यान के पीछे दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक काला खंजर था और वह हमला करने के लिए तैयार था। हालांकि दुर्भाग्य से छायादार आकृति के लिए, सू यान की पकड़ छायादार आकृति के गायब होने से पहले ही उसके बगल में तलवार के हैंडल पर थी। सू यान की आंखों में एक गहरी और भयंकर रोशनी चमक उठी, और उसके शरीर के भीतर से भारी मात्रा में तलवार का विस्फोट हुआ, जिससे छायादार आकृति अचानक दबाव से एक पल के लिए स्थिर हो गई। जैसे ही छायादार आकृति सदमे से स्थिर हो गई, सू यान तेजी से घूमा और अपनी तलवार को खोल दिया, जिससे छायादार आकृति की ओर तलवार की एक शक्तिशाली लहर भेजी गई। छायादार व्यक्ति दर्द से चिल्ला भी नहीं सका, इससे पहले कि तलवार ने उसके शरीर को बिना किसी प्रयास के आधा काट दिया, जैसे तलवार कागज के टुकड़े को काटती है। छायादार आकृति को आधे में काटने के बाद सू यान ने फर्श पर पड़ी लाश पर ठिठुरते हुए कहा, क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारी घृणित निगाहों को मुझे घूरते हुए नहीं देख पाऊंगा? ये पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ पहले भी हुआ है। गार्ड और बूढ़े व्यक्ति ने हैरान भाव के साथ सू यान को अपनी तलवार म्यान में वापस करते देखा।
अभी क्या हुआ? एक पल में वह छायादार आकृति उनकी नजरों से ओझल हो गई और एक पल बाद वह एक लाश बन गई, जिसका शरीर साफ सुथरा आधा कटा हुआ था। उस युवक के बगल में लेटा हुआ था जो संदिग्ध रूप से उनका पीछा कर रहा था। तलवार का इरादा। जब गार्ड अंततः अपने आश्चर्य से वापस लौटे तो उन्हें एहसास हुआ कि यह तलवार थी जिसका उपयोग युवक ने छायादार व्यक्ति को मारने के लिए किया था। कितना भयानक तलवार का इरादा! यहाँ तक कि स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र का बूढ़ा व्यक्ति भी तलवार के इरादे से दिखाई गई विनाशकारी शक्ति और दबाव से हैरान था। ये कुछ ऐसा था जिसे उनके जैसा स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र का विशेषज्ञ भी दोहराने में सक्षम नहीं होगा। बूढ़ा आदमी गाड़ी से कूद गया और सू यांग के पास पहुंचा। नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। जियो यांग। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं पूछ सकता हूं कि आपकी उम्र कितनी है? सू यांग ने तुरंत उत्तर नहीं दिया और इसके बजाय चुपचाप बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह गहरे विचारों में है। जब बूढ़े व्यक्ति ने उसकी शांत अभिव्यक्ति देखी तो वह मुस्कुराया और कहा, मैं आपकी तलवार के इरादे से बेहद प्रभावित हुआ, लेकिन आपकी उपस्थिति मेरे लिए आपको केवल एक कनिष्ठ के रूप में देखना कठिन बना देती है। मेरी उम्र क्या मायने रखती है? लड़ाई में केवल एक चीज़ जो मायने रखती है वह है किसी की ताकत और बुद्धि। इसके अलावा कुछ भी अप्रासंगिक है। सू यांग के शब्दों ने बूढ़े व्यक्ति को अवाक कर दिया। सीनियर जोंग, क्या वहाँ सब कुछ ठीक है? सुनहरी गाड़ी के अंदर से एक मधुर स्त्री स्वर गूंजा, जिससे बूढ़ा आदमी मुड़ गया। युवा महिला, खतरा अब नहीं है, सीनियर जोंग नाम के बूढ़े व्यक्ति ने कहा। तो फिर चलो अपनी यात्रा जारी रखें, हमारे पास यहाँ ज्यादा समय नहीं है। सीनियर जोंग ने कड़वी मुस्कान के साथ सू यांग को देखा। हालांकि मैं आपसे आपकी तलवार के इरादे के बारे में अधिक बात करना चाहता हूँ, हम जल्दी में हैं। मैं दिव्य तलवार मंदिर से वरिष्ठ जोंग हूँ। यदि आपको कभी जाने का मौका मिलता है तो आप वहाँ किसी को भी ये दिखा सकते हैं और वे करेंगे तुम्हें मेरे पास लाओ। सीनियर जोंग ने सू यांग को पीली जैद स्लिप सौंपी। अगर मुझे मौका मिले। सू यांग ने लापरवाही से जैद स्लिप स्वीकार कर ली। जब सू यांग ने दिव्य तलवार मंदिर का उल्लेख करने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो सीनियर जोंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। क्या यह अज्ञानता थी या डिवाइन स्वॉर्ड टेम्पल नाम ही इतना नहीं था कि उसकी भौहें उठ सकें? सीनियर जोंग को सू यांग की पृष्ठभूमि में अधिक दिलचस्पी हो गई, लेकिन अफसोस उसके पास उसके बारे में अधिक जानने के लिए उसके पास रहने का समय नहीं था। उनकी संक्षिप्त बातचीत के बाद उनके दोबारा आगे बढ़ने से पहले सीनियर जोंग गाड़ी में चले गए। अध्याय 44 स्वर्गीय संविधान। गाड़ी के अंदर सीनियर जोंग एक महिला टॉप के सामने बैठी थी। उनका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। मूनलाइट ब्लेड्स वास्तव में काफी हैं। स्मारक शीर्ष पर भारी है। इतनी हृदयस्पर्शी थी कि सीनियर जोंग को अपने दिल की थकावट महसूस हो रही थी। सीनियर जोंग ने कहा, युवा महिला को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने जल्द ही उनके साथी का पता लगाया और उन्हें इस धरती से अलग कर दिया। उसकी आवाज़ें और सामान से भरी थी, फिर भी उसकी आवाज़ें धुंधली थीं। मूनलाइट ब्लेड्स को इस दुनिया में अब तक मौजूद सबसे गुप्त और घातक जमीनी संगठन माना जा सकता है। वे इतने अच्छे तरह से पाए गए हैं कि 100 साल के सक्रिय ऑपरेशन के बाद भी उनके मुख्य सहयोगियों का कोई खुलासा नहीं हुआ है, केवल छोटी शाखाएं हैं। मुझे विश्वास है कि आप, युवा महिला ने कोमल को आवाज देते हुए कहा और उसने जारी रखा, धन्यवाद सीनियर जोंग। आपकी प्रशंसा के योग्य होने के लिए कुछ भी नहीं किया। उसने अपने साथी व्यक्ति से कहा, अपना सिर हिलाया। लेकिन तुमने अभी मेरी रक्षा की है। वृद्ध जोंग ने थोड़ा हंसते हुए कहा, मुख्य रूप से युवा महिला के बचाव पक्ष के रूप में, हालांकि मैंने वास्तव में अभी तक कुछ नहीं किया है। जिसने हत्या की वह एक युवा व्यक्ति था। एक युवा महिला उत्सुक लग रही थी और सीनियर जोंग ने उसे याद दिलाया कि क्या हुआ था। हत्यारा को पता चला कि बाद में वह मर्ज में ये संदेश देने के लिए यहाँ आया था और उसका इरादा हमें कुछ नुकसान पहुँचाने का था। लेकिन आखिरी क्षण में उसने इस युवा पर अचानक हमला करने का निर्णय लिया। उस पर हमला क्यों किया गया? क्या वह ठीक है? जब सीनियर जोंग को याद आया कि हत्यारे ने क्या कहा था तो वह फूट फूट कर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। कैसे उनके चेहरे की पुतलियां थीं। उसकी बातें हैरान कर देने वाली थी। आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। एक दर्शक पर सिर्फ इसलिए हमला किया गया क्योंकि उसका चेहरा परेशान करने वाला था। ये कैसा था विकास? जहां तक उसकी समझदारी की बात है, वह न केवल सुरक्षित रूप से सफल हो रही है बल्कि उसने स्थिति बदल दी है और हत्यारे को तलवारों से मार डाला है। तलवार का इरादा। मुझे अभी पता चला कि वह भयानक तलवारबाजों का इरादा सीनियर जोंग का नहीं था। उसने आश्चर्य से स्वर में पूछा। सीनियर जोंग ने अपने सिर हिलाया में अफसोस जताया और कहा, अगर मैं भी कोशिश करूं तो इतनी शक्तिशाली तलवारों का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। युवती अब सचमुच सदमे में थी। वह सीनियर जोंग के आचरण को अच्छी तरह से जानती थी और तलवार चलाने वाले के रूप में उनकी क्षमताओं को उस्तादों के बीच भी शीर्ष पर माना जा सकता था। लेकिन अपने बारे में बोलते समय उनका इतना निराश और हीन महसूस करना पहली बार था। ये युवक कौन है? मैं उसकी पृष्ठभूमि नहीं जानता, केवल उसका नाम जानता हूँ, जियो यांग।
हालांकि वह एक किशोर की तरह दिखता है, लेकिन उसका आचरण कुछ और कहता है। अगर मुझे अनुमान लगाना है तो वह भेष में कोई सम्मानित तलवारबाज होना चाहिए। जियो यांग, क्या वह अभी भी वहीं बाहर है? आप उसे बात करने के लिए अंदर क्यों नहीं बुलाते? युवा महिला की बातों ने सीनियर जोंग को आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन हम उसकी पृष्ठभूमि नहीं जानते। हालांकि मुझे उससे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे उस युवा महिला के इतने करीब रखना अच्छा विचार होगा। मुझे इस तलवारबाज में दिलचस्पी है जिसे हमारे सम्मानित सीनियर जोंग भी नहीं समझ सकते। और चूंकि वह मूनलाइट ब्लेड से किसी को मारने के लिए काफ़ी मजबूत है, इसलिए मैं कम से कम हमारे बीच किसी तरह का संबंध बनाना चाहूँगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक पल की चुप्पी के बाद सीनियर जोंग ने सिर हिलाया और गाड़ी छोड़ दी। गाड़ी के बाहर सुयांग अभी भी हत्यारे द्वारा बताए गए नाम 100 पॉइजन बॉडी को याद करने की कोशिश कर रही थी। मुझे अब याद आया, यह एक रॉयल ग्रेड स्वर्गीय संविधान है। 100 जहर वाले शरीर वाला कोई भी व्यक्ति नश्वर स्तर पर सभी जहरों से प्रतिरक्षित होगा। सुयांग को अंततः याद आया कि उसे यह नाम इतना परिचित क्यों लगा। स्वर्गीय संविधान विशेष निकाय हैं जो व्यक्ति को अद्वितीय और कभी कभी स्वर्ग विरोधी प्रतिभाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि 100 पॉइजन बॉडी जो व्यक्ति को सभी जहरों से प्रतिरक्षित होने और यहां तक कि इसके साथ खेती करने की अनुमति देती है। स्वर्गीय संविधान वाले सभी लोगों को स्वर्ग द्वारा भेजे गए प्रतिभाशाली माना जाता है और आमतौर पर कम उम्र में सभी प्रकार के मूल्यवान संसाधनों और चमत्कारिक दवाओं के साथ विकसित किया जाता है। तकनीकों और हथियारों की तरह स्वर्गीय संविधानों की भी दुर्लभता और गुणवत्ता के अपने स्तर होते हैं। उदाहरण के लिए 100 पॉइजन बॉडी रॉयल ग्रेड में थी, जो स्वर्गीय संविधान रैंकिंग में सबसे निचला ग्रेड था, जबकि श्रेष्ठ 1000 पॉइजन बॉडी एक इंपीरियल ग्रेड स्वर्गीय संविधान होगा। एक रॉयल ग्रेड स्वर्गीय संविधान हो। सुयांग ने गाड़ी की ओर देखा। अचानक सीनियर जोंग गाड़ी से बाहर आए और फिर से सुयांग के पास पहुंचे। नौजवान, मेरी युवा महिला आपको थोड़ी बातचीत के लिए गाड़ी में आमंत्रित करना चाहती है। वह हत्यारे से निपटने के लिए व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद देना चाहती है। सीनियर जोंग ने पहले से अलग स्वर में उससे कहा। सुयांग ने सेनोर जोंग के गंभीर चेहरे को देखा और गाड़ी पर एक और नज़र डाली। अच्छे से उन्होंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब गार्डों ने देखा कि सुयांग सीनियर जोंग के पीछे गाड़ी में आ रही है तो उनके होश उड़ गए। जब उनकी युवा महिला भी अंदर थी तो सीनियर जोंग किसी अजनबी को गाड़ी में कैसे जाने दे सकते थे। हालांकि जितना वे शिकायत करना चाहते थे और सुयांग को रोकना चाहते थे, उनमें से किसी ने भी अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की जब उन्हें उसके द्वारा दिखाए गए कौशल की याद आई। सीनियर जोंग के उसके बगल में होने का तो जिक्र ही नहीं किया गया। एक बार जब सुयांग ने गाड़ी में प्रवेश किया तो गाड़ी के एक तरफ बैठे लाल वस्त्र पहने एक सुंदर व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। हालांकि वह उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन उसके विशाल अनुभव ने उसे बताया कि वह निश्चित रूप से एक महान सुंदरता थी। दूसरी ओर जब युवती ने पहली बार सुयांग का सुंदर चेहरा देखा तो वह उसके रूप से बहुत आश्चर्यचकित हुई, यहाँ तक कि मोहित भी हो गई। जब सीनियर जोंग ने उसके बारे में बात की तो उसने सुयांग के इतना सुंदर युवक होने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया, जिससे युवा महिला एक सेकंड के लिए अवाक रह गई जब उसने उसे देखा, क्योंकि वह किसी ऐसे सुंदर व्यक्ति की उम्मीद नहीं कर रही थी। सुयांग सीनियर जोंग के बगल में गाड़ी के दूसरी तरफ बैठा था और उसके चेहरे पर एक उदासीन भाव था जो स्थिति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। आपको एक महान तलवारबाज होना चाहिए, जियो यांग। मेरा उपनाम जी जिंगफेंग है। मैंने सीनियर जोंग से आपके बारे में सुना है और मैं मूनलाइट ब्लेड्स के उस हत्यारे से निपटने के लिए व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, कहा। युवा महिला हाथ मिलाने के लिए अपना गोरा हाथ बढ़ा रही है। जब सुयांग ने उसे तलवार चलाने वाला कहा तो वह मन ही मन हंसने लगी। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मैंने जो किया वह केवल खुद को बचाने के लिए किया, उसने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, जो नर्म और चिकने थे। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सीनियर जोंग गुप्त रूप से आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने जी जिंगफेंग को हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते देखा, क्योंकि यह उनके स्तर के किसी व्यक्ति के लिए अकल्पनीय था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अफसोस सुयांग की तेज हरकतों ने उसे अपना मुंह खोलने से पहले ही उसके हाथों को छूने की अनुमति दे दी। अध्याय 45 जहर शरीर। जी जिंगफेंग ने कुछ हद तक चकित भाव से उनका हाथ मिलाने को देखा। उसने नहीं लिखा था कि उसने अपने हाथों से हाथ मिलाने के लिए अपनी बाहें क्यों फैलाईं। ये लगभग ऐसा ही था मानो उनका शरीर बिना सोचे समझे हरकत कर रहा हो। यह मेरे लिए पहली बार है जब मैं किसी ऐसे पुरुष की त्वचा को महसूस कर रही हूं जो मेरे परिवार में नहीं है। उसने मन में सोचा कि सुयांग के गर्म हाथ ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। संभवतः ये सुयांग के प्राकृतिक आकर्षण और उपस्थिति का कारण था, लेकिन जी जिंगफेंग को यह नहीं पता था कि उसने अपना हाथ अपनी ओर क्यों बढ़ाया था। यहाँ तक कि सीनियर जोंग को अपनी युवा महिला को देखकर आश्चर्य हुआ, जिसमें दूर रहने की प्रवृत्ति है। वह अपनी त्वचा से अपनी त्वचा को महसूस करने के लिए पेश करती है। मेरा हाथ।
सु यांग ने एक क्षण बाद कहा जब जी जिनफिंग ने कुछ समय बाद भी अपना हाथ नहीं निकाला। मेरे आदमी कहाँ चले गए? मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। जी जिनफाइंग ने शर्माते के साथ तुरंत अपना हाथ वापस ले लिया जब उसे एहसास हुआ कि वह लंबे समय से उसका हाथ पकड़ रही थी। उसकी निष्ठाओं के कारण सीनियर जोंग की प्रविष्टि से दरार हो गई। यहाँ पृथ्वी पर क्या चल रहा है? उसकी साड़ी कहाँ चली गई? जैसे ही उसने सु यांग को देखा, ये सब गायब हो गया। जी जिनफेंग ने अपना ग्लास साफ किया। बेड भाई जियाओ, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं पूछता हूँ कि आप कहाँ से हैं? फिर उसने पूछा। जिस तरह से उसने उसे आत्मीयता से दर्शाया, उसे करते हुए कहा। सु यांग ने उद्योग से उसे अपनी परखिली हुई कला दिखाने के लिए अपने हाथ से हवा में उठाया। उन्होंने कहा, मैं प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय से हूँ। घरा खुला संप्रदाय। जी जिनफेंग ने अपने घूंघट के पीछे एक हैरान कर देने वाला भाव दिखाया। उसने ऐसी जगह के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। सीनियर जोंग ने भी प्रश्नवाचक अभिव्यक्ति दिखाए। उसने ऐसी जगह के बारे में भी नहीं सुना है। हालांकि जब उनके पास अपने रैंकों में इतनी गहरी तलवारें रखने वाला व्यक्ति था, तो उन्होंने उनके बारे में पहले कैसे नहीं सुना होगा? हम यहाँ के आसपास के नहीं हैं, इसलिए मुझे ऐसी किसी जगह के बारे में नहीं पता। दुर्भाग्य से, जी जिनफेंग ने खेदजनक स्वर में कहा। हालांकि यदि उनके पास कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, तो यह निश्चित रूप से एक विशेष स्थान होना चाहिए। सु यांग मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। ये वास्तविक रूप से रंगीन नहीं है, आप धीरे धीरे सोचेंगे। वास्तव में, अगर मैं छोड़ सकता हूं, तो मैं छोड़ देता हूं। सु यांग के शब्दों से सीनियर जोंग की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, फिर मेरे दिव्य तलवार संप्रदाय में शामिल होने के बारे में क्या उचित है? हम आपके जैसे प्रतिभाशाली तलवारबाजों की हमारी रैंक में शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक हैं। विश्वास है कि वहां के शिष्य भी एक नए गुरु की नियुक्ति करेंगे जो उन्हें तलवारों के बारे में सिखाएगा। मैं इस प्रस्ताव की देखरेख कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे वहां मिलती हैं। एक बार जब मैं ये काम पूरा कर लूँगा, तो शायद मैं इस दिव्य तलवार संप्रदाय की यात्रा कर सकता हूँ। सु यांग ने अपने प्रस्ताव को पूरी तरह से ठीक किए बिना तलाक पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया। सीनियर जोंग लिटिल स्टॉक हुआ। किसी के लिए दिव्य तलवार संप्रदाय को इतनी जल्दी ठीक करना उसके लिए भी पहली बार था। क्या ये गहरा चेहरा संप्रदाय में वास्तव में इतना गहरा हो सकता है? हालांकि वह पूरी तरह से निराश नहीं थी, क्योंकि सु यांग ने उसके प्रस्ताव को पूरी तरह से ठीक नहीं किया था, यहाँ तक कि यह भी संकेत दिया गया था कि वह भविष्य में उनके साथ जुड़ सकती है। उन्होंने एक क्षण बाद कहा, फिर जब तक आप वहाँ अपना व्यवसाय समाप्त नहीं कर लेंगे, हम धैर्य बनाए रखेंगे। बस ये जान लें कि हमारे दिव्य तलवारबाजों के दरवाजे में तलवारें किसी भी व्यक्ति के लिए हमेशा के लिए खुली रहती हैं। बड़े भाई जियाओ, आप बहुत छोटे हैं, यहाँ तक कि आपकी उम्र भी कितनी है? उम्र कितनी है? बिल्कुल। हालांकि यह नज़रों से छिप गया था, जी जिनफेंग की आंखों में एक प्रत्याशित रोशनी चमक उठी। सु यांग ने अपने प्रश्न पर केवल मुस्कुराहट दी और उसे उत्तर नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें असल में उनकी उम्र में ही शामिल कर लिया गया था। हालांकि वह इस समय ऐसे समाचार तैयार करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि यह उनके लिए बहुत ही आकर्षक व्यक्ति हो सकता था। आखिरकार किस प्रकार का 16 वर्षीय बाल तलवारों के इरादों का उपयोग किया जा सकता है, जो एक स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के तलवारों के इरादे से भी बेहतर था? यहाँ तक कि वैज्ञानिक लोग भी ऐसा कारनामा नहीं कर सकते। ये देखकर कि कैसे सु यांग अपनी उम्र का खुलासा नहीं करना चाहती थी, जी जिनफेंग के दिल में टूट गई। आपके बारे में क्या, बुजुर्ग भाई जियाओ? निश्चित रूप से आपके पास के पद के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, विशेष रूप से उस छात्रवृत्ति घटना का अनुभव करने के बाद। जी जिनफेंग ने अपने पिछले प्रश्न को ऐसे निर्णय के रूप में लिया जैसे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि भयानक अजीब हो जाए। सीनियर जोंग ने महसूस किया कि सु यांग के लिए उनके सवाल पर संदेह करना बेहद असभ्य था, क्योंकि अगर उन्हें उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पता चलता है तो इसे ईशनिंदा माना जाता है। लेकिन ये देखकर कि जी जिनफेंग ने इसे अंतिम रूप देने का निर्णय कैसे लिया, उसने भी ऐसा ही करने का निर्णय लिया। छोटी सी घटना के बाद मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। सु यांग ने जी जिनफाइंग की आकर्षक छवि पर अपनी उंगली ली और उन्होंने जारी किया, आपका दिव्य संविधान, 100 जहर शरीर। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि सु यांग अपना प्रश्न पूरा कर पाता, सीनियर जोंग की आंख से आंसू निकल गए और उसकी आत्महत्या के इरादे से चमकने लगी, क्योंकि उसका हाथ सहज रूप से सु यांग की उभरी हुई गर्दन तक पहुंच गया, जैसे कोई बाज अपने शिकार को पकड़ रहा हो। हालांकि इससे पहले कि वह सु यांग को छुपाता, जी जिनफेंग की गर्मी की आवाज गूंजी, रुको। सीनियर जोंग की हरकतें तुरंत थिक हो गईं, उनका तूफान वाला हाथ सु यांग की ताकत का दम घोंटने से काफी दूर था, जो उनके अचानक हमलों से जरा भी हिली नहीं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सु यांग जहां घने जंगल में है, उसकी अभिव्यक्ति अभी भी हमेशा की तरह शांत थी। ऐसी लग रही थी मनोस्थिति की उसे थोड़ी भी चिंता नहीं है। उन्होंने अचानक ही अपने आप को बंद कर लिया और शांत स्वर में कहा,
आपका इस दुनिया में स्वर्गीय संविधान कितना भी दुर्लभ क्यों न हो, मुझे आपके रॉयल ग्रेड 100 पॉइजन शरीर में कुछ भी समान नहीं है। वैसे ही इस व्यक्ति को पूर्ण प्रतिरोध प्रदान किया जाता है सभी जहर, इसकी क्षमता दुर्भाग्य से नश्वर ग्रेड जहर तक ही सीमित है। एक बार जब आप स्पिरिट ग्रेड जहर का सामना करेंगे तो ये लाभदायक होगा। सू यान के शब्दों में सीनियर जोंग ने कहा, जो अभी भी अपनी अटैक रिलीज की तैयारी के लिए तैयार थे, और जी जिंगफेंग, जो जहर की कला में विशेषज्ञ थे, दोनों को स्टॉप कर दिया। अध्याय 46 में आपके स्वर्गीय संविधान को देखना चाहता हूं। अगर आपको कोई दिलचस्पी नहीं है तो आप इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? सीनियर जोंग ने गंभीर स्वर में पूछा। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी संदिग्ध से पूछताछ कर रहा हो जो सलाखों के पीछे था। ये सिर्फ इतना है कि मैं पहली बार किसी को यहाँ स्वर्गीय संविधान के साथ देख रहा हूँ, इसलिए मैं उत्सुक हो गया और पूछना चाहता था कि क्या मैं इसे देख सकता हूँ। जब सू यांग ने यहाँ कहा तो उसमें एक गहरा और रहस्यमय एहसास था। निसंदेह ये पहली बार उनके समय में नहीं था जब उन्होंने किसी को शास्त्रीय संविधान के साथ देखा था, क्योंकि उनके पिछले जन्मों में उनके प्रत्येक मित्र स्वर्ग के करीब थे विरोधी शास्त्रीय संविधान। हालांकि जहां तक इस दुनिया के स्वर्गीय संविधान की बात है, ये वास्तव में उसकी पहली बार होगी जब उसने इसे देखा होगा, और वह ये पुष्टि करना चाहती थी कि यह उसके पिछले जीवन का स्वर्गीय संविधान के समान है या नहीं। वाई आप उसके शास्त्रीय संविधान को देखना चाहते हैं? आप कितने बेशर्म और डेयरडेविल्स हैं। आपको क्या पता है कि आप किस तरह की गालियां दे रहे हैं? आप किस तरह की मृत्यु का आनंद ले रहे हैं? जब सीनियर जोंग ने सू यांग का पागलपन भरा फोत सुना तो वह जबड़ा सामर्य उस पर लगभग झपटा। यहाँ तक कि जी जिंगफेंग ने भी अपने चेहरे को ढकने वाले घूंघट के पीछे शर्माने से खुद को नहीं रोका था, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने अपने सामने इतने बोल्ड होने की हिम्मत की थी। सू यांग से यह पता लगाने के लिए कि वह अपने खगोलीय संविधान को क्या देख सकता है, वह मूल रूप से उसके शिष्य के रूप में था कि वह अपने 100 पॉइजन्स के शरीर को क्या देख सकता है। दूसरे शब्दों में, वह अपने नग्न शरीर को देखना चाहता था। सू यांग ने सीनियर जोंग की घृणित अभिव्यक्ति को जरनाह के साथ देखा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वाह, लेकिन आपने स्पष्ट रूप से उसके दिव्य संविधान को देखने के लिए कहा था। मुझे विश्वास है कि किया गया है। वह बिना कुछ सोचे सिर हिलाया। सीनियर जोंग का चेहरा लाल से लाल हो गया। उसे लगा कि सू यांग ने उसे फोकस की कोशिश कर रही है। उसके वास्तुशिल्पीय संविधान को देखने का मतलब उसके अंतिम शरीर को देखना है। सू यांग ने अपनी ओर से चौड़ी आंखें देखीं। उसका नंगा शरीर। आप निश्चित रूप से मजाक कर रहे होंगे। मैं उसे केवल अपनी हथेलियां दिखाने के लिए कह रहा हूं ताकि मैं उसकी शिरोबिंदु पर एक नज़र डाल सकूं। उसके शरीर को देखने के बारे में कुछ कहा? उन्होंने आश्चर्यचकित स्वर में कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस मामले में अनसुलझे हैं। अन्यथा मुझे उस पद्धति का उपयोग करने में परेशानी होगी जिसमें कोई समस्या नहीं होगी। उनकी बातें सुनने के बाद सीनियर जोंग ने मुंह से उल्टी कर दी। यदि जी जिंगफेंग उनके सामने असाध्य नहीं था तो वह अब तक उसे कई बार अविस्मरणीय मार का भुगतान करती थी। युवा महिला, मैं तुम्हारे लिए उसके दुस्साहसिक अनुरोध को अस्वीकार कर दूंगा, उसने कठोर स्वर में कहा। सू यांग ने अपने कंधे उचकाए और कहा, तब मेरा यहाँ काम पूरा हो गया। भले ही थोड़ी देर के लिए आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन मैं अब छुट्टी ले रहा हूँ क्योंकि मेरी मंजिल अभी सामने है। आप थंडर वैली जा रहे हैं? सीनियर जोंग ने आश्चर्यचकित स्वर में उससे पूछा। सबसे शक्तिशाली जानवर गहन आत्मा क्षेत्र के आसपास होंगे, तो सू यांग जैसा शक्तिशाली व्यक्ति जिसके पास पृथ्वी आत्मा क्षेत्र में किसी को आसानी से मारने की क्षमता है, वहां क्यों जाना चाहेगा? बस एक छोटा सा मिशन। फिर यदि आप मुझे क्षमा करें। इंतजार। जैसे ही सू यांग जाने के लिए दरवाज़ा खोलने ही वाला था, जी जिंगफेंग ने अचानक उसे बुलाया। हालांकि जी जिंगफेंग को खुद नहीं पता था कि उसने उसे क्यों रोका, क्योंकि वह आमतौर पर कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं पूछती थी जो छोड़ना चाहता था। ये सिर्फ मेरी हथेली है ना? भले ही यह खुद को बचाने के लिए था, ये तथ्य कि आपने मूनलाइट ब्लेड से निपटने में हमारी सहायता की थी, नहीं बदलेगा, जी जिंगफेंग ने कहा, और उसने फिर से उसके लिए अपने सुंदर हाथ बढ़ाए। युवा महिला, इस तरह का शारीरिक संपर्क आपके जैसे किसी व्यक्ति के लिए बिल्कुल अनुचित होगा। हम पहले ही हाथ मिला चुके हैं, ये बहुत अलग नहीं होगा। लेकिन युवा महिला, आपने युवा महिला को सुना, बूढ़े आदमी। सू यांग ने अचानक एक सहज गति में जी जिंगफेंग के हाथों को पकड़ लिया, जिससे वह बहुत चौंक गई, जो पूरी तरह से तैयार नहीं थी। बूढ़ा आदमी। सीनियर जोंग को लगभग अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब से वह छोटा था तब से कभी कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने उसे इस तरह से संबोधित करने का साहस किया हो। जी जिंगफेंग के हाथों को फिर से पकड़ने के बाद सू यांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुप हो गया। अचानक उसके शरीर से एक गहरी आभा निकली, जिससे वातावरण कुछ प्राचीन सा लगने लगा। अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण सीनियर जोंग और जी जिंगफेंग दोनों आशंकित महसूस करने लगे। गाड़ी अचानक इतनी शांत हो गई कि केवल घोड़ों और गाड़ी के चलने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। ये शांत वातावरण कुछ क्षण तक रहा।
जब सू यांग ने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने कुछ हद तक राहत भरी मुस्कान दिखाई। ये वैसा ही है, वह धीमी आवाज में बुदबुदाया। वही क्या है? जी जिंगफेंग ने पूछा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने इसे याद किया था। मैंने सोचा था कि यह उससे अलग होगा जैसा मैंने इसकी कल्पना की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह अनावश्यक चिंता थी। उन्होंने एक छोटे से विराम के बाद कहा। जी जिंगफेंग के स्वर्गीय संविधान का विश्लेषण करने के बाद सू यांग ने पुष्टि की कि इसकी संरचना और कार्य स्वर्गीय संविधान के समान है जिससे वह अपने पिछले जीवन में परिचित थे। ये जानकर सू यांग खुशी के मूड में था, क्योंकि इस खोज का मतलब था कि एक मौका था कि वह अभी भी उसी ब्रह्मांड में था लेकिन एक अलग दुनिया में था। शायद ये 4 दुनियाओं से अलग दुनिया है। 5वीं दुनिया, उसने विचार किया। सू यांग ने जी जिंगफेंग को सीधे उसके घूंघट की ओर देखा और मुस्कुराया। मेरे स्वार्थी अनुरोध को सुनने के लिए धन्यवाद, उन्होंने स्पष्ट स्वर में कहा। जी जिंगफेंग मदद नहीं कर सकती थी लेकिन महसूस कर रही थी कि जब सू यांग ने उसकी ओर देखा तो वह घूंघट के माध्यम से और सीधे उसकी आंखों में देख पा रही थी, और वह मुस्कुराई। ये केवल एक छोटी सी बात है, इतना विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि यह आपके लिए एक छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए मैं आपको 100 पॉइजन बॉडी को इंपीरियल ग्रेड 1000 पॉइजन बॉडी में विकसित करने की विधि बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पहले से ही शांत जगह अचानक और भी शांत हो गई, और सीनियर जोंग और जी जिंगफेंग दोनों ने सदमे से भरी बड़ी आंखों से सू यांग को देखा, खासकर जी जिंगफेंग जो इस समय मुश्किल से ठीक से सोच पा रही थी। उसने अभी क्या कहा कि उसके पास न केवल मेरे 100 जहर वाले शरीर को 1000 जहर वाले शरीर में विकसित करने की विधि है, बल्कि वह मुझे ऐसी अमूल्य तकनीक देने को भी तैयार है। क्यों? जी जिंगफेंग ने घूंघट के पीछे चौड़ी आंखों से उसे देखा। उसे अपने पूरे जीवन में पहले कभी इतना सदमा नहीं लगा था। अध्याय 47 अमूल्य तकनीक। मेरे जहर 100 वाले शरीर को 1000 जहर वाले शरीर में विकसित करने की विधि। क्या ऐसी कोई तकनीक है जो वास्तव में इस स्वर्ग के नीचे मौजूद हो सकती है? यदि हाँ, तो आप इसे मेरे जैसे किसी व्यक्ति को क्यों देना चाहते हैं? कोई ऐसा कोई शख्स है जिससे आप अभी अभी मिले हैं? जी जिंगफेंग ने कंपाती आवाज में पूछा। अपने विशाल पृष्ठभूमि और अपने परिवार की अपार संपत्ति के बावजूद वह इस तकनीक को देखकर उत्साह से कांपने से खुद को रोक नहीं पाती है, जिसका अनुभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसे अपने पास रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पास 100 पॉइजन बॉडी नहीं है, इसलिए मैं इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकता हूं जो वास्तव में इसका उपयोग करता है। मैं कोई संत नहीं हूं, लेकिन ये हमेशा मेरे लिए एक निजी है खुशी होगी। मैं महिलाओं को आपकी तरह खुश रहना चाहती हूं, खासकर अगर इसके लिए बस कुछ छोटे उपहारों की ज़रूरत है। वह किसी अजनबी को इतनी मूल्यवान तकनीक साझा करने जा रही है। खूबसूरत महिला। ये भावना कि सू यांग आपके घूंघट के माध्यम से देख सकती है, जी जिंगफेंग के दिल में मजबूत हो गई है। सिर्फ एक छोटा सा उपहार। सीनियर जोंग लगभग असंतुलित हो गए जब सू यांग ने एक ऐसी तकनीक बताई जो किसी भी शास्त्रीय संविधान को उच्च श्रेणी में विकसित कर सकती है। यह एक छोटा उपहार है। दरअसल उसे इतना यकीन था कि वह उस स्पष्ट अध्ययन को भूल गया था जो उसकी चौड़ी आंखों के सामने ठीक हो रही थी। क्या आप निश्चित हैं? निश्चित रूप से, ये टूटे हुए टुकड़े आपको निश्चित ही। इतना क्रेडिट की जरूरत नहीं है, मैं भी ये अपने लिए कर रहा हूँ। आओ, अपना सिर मेरी तरफ झुकाओ। हालांकि वह अचानक हुई घटना से आपत्तिजनक महसूस कर रही थी, जैसे कि उसके शब्द जादू से कहे गए थे। जी जिंगफेंग ने आज्ञाकारी रूप से उसकी बातें सुनी और आगे झुक गईं। जब वह आगे की ओर झुकी तो सू यांग भी उसके पीछे हो ली। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे अपने दांतों को दबाया जो अभी भी घूंघट से ढका हुआ था। उसके फूलों की पलकों का तो जिक्र ही नहीं किया जिसने उसके मन को शांत कर दिया। दूसरी ओर जी जिंगफेंग को शर्मिंदगी के कारण अपना चेहरा झुलसा हुआ महसूस हो रहा था। यह उसका पहली बार था जब वह अपने चेहरे के साथ किसी अन्य पुरुष के इतने करीब थी। यह इतना करीब था कि अगर वह थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाए तो उसे सहना संभव हो सकता था। उनके स्मारक के कुछ सेकंड बाद उनके दांतों के बीच में एक चमकदार चमकती हुई चमक देखने को मिल सकती थी, जो समय समय पर साथ देने के लिए धीरे धीरे बड़ी और चमकदार दिखने जा रही थी, और जी जिंगफेंग को कुछ मिनट में कुछ चौथाई की तरह महसूस किया जा सकता था, जो वर्तमान में सभी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे। सू यांग ने अपने दिमाग में जानकारी डाली जा रही थी। उसके शरीर से मछली पकड़ी गई और उसकी सांसें तेज हो गईं। जब सीनियर जोंग ने जी जिंगफेंग में बदलाव देखा तो उन्होंने उन्हें लाभ की चाह दी। हालांकि इस डर से कि वह अपना ध्यान भटका सकता है और उसे अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है, वह आराम से अपने जबड़े को ताकत से काट सकता है, जो कि कटर का निर्णय और दोनों जो कुछ भी कर रहे थे उसे पूरा करने के लिए गंभीरता की कमी की प्रतीक्षा की गई। अमर ग्रेड टेम्परिंग तकनीक 1000 जहर टेम्परिंग। वह मन ही मन पड़ता है। जब जी जिंगफेंग को अंततः प्रौद्योगिकी का नाम और ग्रेड पता चला तो वह लगभग प्रारंभिक में चला गया। इस दुनिया में अनगिनत प्रौद्योगिकियां जो अनगिनत प्रकार के कौशल और विभिन्न प्रभाव प्रदान करती हैं,
प्रत्येक तकनीक की शक्ति और प्रतिभा के आधार पर अलग अलग ग्रेड और स्थान में विभाजित किया गया है। सबसे शक्तिशाली और कम से कम शक्तिशाली सैनिकों से लेकर स्वर्ग विरोधी सैनिक तक जो चट्टानें नष्ट हो सकती हैं, उन्हें क्रमबद्ध किया गया है। नेश्वर श्रेणी, पृथ्वी श्रेणी, स्वर्ग श्रेणी और अंत में अमर श्रेणी, जो सर्वमें प्राप्य दुर्लभता माना जाता था। इस नश्वर दुनिया में तकनीकें। इस सिद्धांत में याद रखें कि इस दुनिया में अमर ग्रेड तकनीकें कितनी दुर्लभ और मूल्यवान हैं। इस दुनिया में सभी ज्ञात अमर ग्रेड तकनीकों को गिनाने के लिए आप अपने दोनों हाथों की दसियों तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं और गिनती के लिए अभी भी अतिरिक्त 100 मील का उपयोग भी किया जा सकता है। नर्क, सबसे अमर श्रेणी की तकनीक के बारे में भूल जाए, यहाँ तक कि स्वर्ग श्रेणी की तकनीकों को भी शक्तिशाली संप्रदायों में राष्ट्रीय खजाना माना जाता है और कड़ी निगरानी में सुरक्षित रखा जाता है। जब तक किसी एक महान परिवार से संबंधित न हो जिसने पूर्वी महाद्वीप के पूरे क्षेत्र या दिव्य तलवार संप्रदाय जैसे किसी सुपर संप्रदाय पर शासन किया हो, वे किसी भी अमर श्रेणी की तकनीक को करीब से और व्यक्तिगत रूप से देखने के बारे में भूल सकते हैं। जब सु यांग ने अंततः प्रौद्योगिकी को जी जिंगफैंग के मस्तिष्क में स्थानांतरित करना समाप्त कर दिया, तो उसने धीरे धीरे अपने सिर से अपने मित्र को दूर खींच लिया। औषधीय तकनीक को सीधे आपके दिमाग में स्थानांतरित किया जाता है ताकि आप जब भी इसे सामने लाएं तो यह आकर्षक और आकर्षक दिखे। हालांकि ध्यान रखें कि आप भी इसे आजमाएं, आप इसे किसी के साथ साझा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अपने को बचाएं वैकल्पिक नामांकन से, सु यांग ने कुछ क्षण बाद कहा। हाँ, जी जिनफिंग जोर से हॉर्न लगी, ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी आदर्श दौड़ पूरी की हो। यह उपहार है। मैं शस्त्रागारों का बदला कितना चुकाया गया। अगर मैं अपने पास मौजूद सब कुछ भी दे दूं, तो भी इस तकनीक की कीमत का आधा भी नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा था, मैं ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि अपने वैज्ञानिक सहयोगियों से भी कर रहा हूं। और आप अपने 100 जहर वाले शरीर को 1000 जहर वाले शरीर में विकसित करके इसे बदल सकते हैं। ऐसा ही कुछ है। जी जिंगफैंग अवाक रह गया। चोट उसने भी कितनी कोशिश की हो, वह सु यांग के काम को समझ नहीं पाया या उसके विचारों का अनुमान नहीं लगाया। ऐसा लग रहा था मनो वह घने कोहरे में डूबी किसी चीज को देखने की कोशिश कर रही हो। जैसा कि आप वैज्ञानिक व्यक्ति हैं जो इतनी कम उम्र में पृथ्वी आत्मा क्षेत्र में है, तकनीक समय समय पर विकसित होकर निश्चित रूप से सफल होगी। सु यांग ने अचानक गाड़ी की छत की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और जारी रखा, ऐसा लगता है जैसे मैं अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच गया हूं। हालांकि यह बैठक छोटी थी, लेकिन यह उत्साह से भरा था, यहाँ तक कि भाग्य की आंच भी कुछ थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जी जिंगफैंग ने बदनाम सु यांग को देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वह अचंभित हो। गाड़ी का दरवाज़ा खोलो, सीनियर जोंग अचानक चिल्लाया, उसकी आवाज़ लैपटॉप जैसी लग रही थी, मानो वह चाहती हो कि सु यांग जल्द ही गाड़ी छोड़ दे। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और सु यांग तेजी से गाड़ी से बाहर निकली। रुको, बड़े भाई जियो। जी जिंगफैंग को ऐसा लग रहा था जैसे ही वह गाड़ी छोड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा था, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही सीनियर जोंग ने उसे रोक दिया। युवा महिला महामहिम ने मुझे सख्त आदेश दिया कि मैं इस गाड़ी को बाहर न जाने दूं, अन्यथा जो सुरक्षा दी गई है वह खतरे से नहीं बचा है। लेकिन मुझे अभी भी बहुत सी किताबों के बारे में बात करनी है। वह गाड़ी छोड़ने की जिद करने लगी। युवा महिला, अपनी स्थिति को मत भूलो। हालांकि उसकी तलवारें कला की कला के साथ भी ऊपर हैं, वह केवल पूर्वी महाद्वीप का एक सामान्य व्यक्ति है। आप अपने जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत गहराई से शामिल नहीं कर सकते हैं, अन्यथा ये पुराना कच्चा चिट्ठा न केवल आपके लिए बल्कि वह जियो यांग के लिए भी है। यदि ऐसा है जैसा उन्होंने कहा कि यह मुलाकात थी, तो आप निश्चित रूप से भविष्य में फम से जुड़ेंगे, सीनियर जोंग ने कहा, जो नहीं जानिए सु यांग ने उन्हें किस तरह की तकनीक दी थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों को सुनने के बाद जी जिंगफैंग ने आखिरकार सु यांग का पीछा करने के लिए गाड़ी छोड़ दी। गाड़ी शुरू करो। कुछ सेकंड बाद सीनियर जोंग चिल्लाया, गाड़ी और चलती रही। सु यांग ने अपने सामने घाटी की ओर मुड़ने से पहले बाहर से छोटे रंग की गाड़ी पर एक अच्छा दृश्य दिखाया, जहां से क्षितिज तक उसका आकाश गिरते पिरामिड से ढका हुआ था। ये थंडर वैली है। अध्याय 48 9 सूक्ष्म चरण। थंडर वैली के ठीक बाहर क्षितिज को भरने वाले पेड़ों में प्रवेश करने से पहले दर्जनों लोगों ने बाहर डेरा डाला। अधिकांश के शरीर पर चोटें थीं, कुछ के तो अंग भी खराब हो गए थे। वहां यादृच्छिक संप्रदायों के शिष्य थे और बाकी भाड़े के सैनिक थे। वहां हर किसी का एक ही लक्ष्य था, जो कि लाइटनिंग कैट्स को उनके राक्षसी मूल्यवान और गहन संसाधनों के लिए शिकार करना था, जिनका उपयोग किसान खुद को विकसित करने के लिए करते हैं। राक्षस कोर वे हैं जिनका उपयोग जानवर अपने खेती के आधार पर खेती और भंडारण के लिए करते हैं। यदि एक ठोस खेती आधार वाला जानवर मर जाता है, तो उनके पास अपने शेष खेती आधार के साथ एक राक्षस कोर को पीछे छोड़ने का मौका होगा, जिसका उपयोग कृषक स्वयं खेती करने के लिए कर सकते हैं। मॉन्स्टर कोर का उपयोग शक्तिशाली हथियार बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जो इसे बनाने वाले की ताकत को काफ़ी बढ़ा देता है, इसलिए इसकी मांग और कीमत अधिक है।
सुयांग वाद्ययंत्र से थंडर वैली के प्रवेश द्वार की ओर चला गया और पृष्ठभूमि में लगातार बिजली गिराने की आवाज आ रही थी। जब वह कैंप में पहुंचा तो वहां मौजूद लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। वह वहां अकेली जा रही है। उसकी मृत्यु की कोई इच्छा क्या है? वह वास्तव में चित्रण होना चाहिए। आंखों में पहाड़ लेकर आने से पहले मैं उसे 2 घंटे का समय देता हूँ। मैं अनिश्चित शर्त लगाता हूँ कि वह कभी वापस नहीं आएगी। वहां कुछ लोग सुयांग पर हंसे जो बिना किसी चेतावनी के थंडर वैली में चल रहे थे। उन्होंने कई दिनों तक यहाँ रहने और रहने के लिए गंभीर गाली गलौज के साथ सुयांग जैसे लोगों को देखा और उनके साथ गंभीर बातचीत की। थंडर वैली के भीतर सुयांग पहाड़, लंबी घास और पेड़ गिरे हुए थे और पृष्ठभूमि में बेतरतीब गड़गड़ाहट के अलावा यह क्षेत्र शांत था। वह 1 घंटे तक बिना स्ट्रेट डायरेक्शन की ओर से चले, फिर भी वह एक भी बिजली बिल का सामना करने में सफल नहीं हुए। हालांकि सुयांग को थंडर वैली में कदम रखने से पहले ही अच्छी तरह से पता था कि उस जगह के बाहरी क्षेत्र में कोई लाइटनिंग कैट नहीं है, इसलिए उनकी अनुपस्थिति पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्हें निश्चित रूप से बाहरी शवों को पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उनके मृतकों को भी अपने साथ ले जाया जाता है। जब वह घाटी में गहराई तक पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ। जैसे जैसे सुयांग केंद्र के करीब पहुंची, पृष्ठभूमि में गड़गड़ाहट की आवाज तेज और भयंकर हो गई, जैसे ड्रैगन के दहाड़ने की आवाज। पृष्ठभूमि को सुनकर सुयांग ड्रैगन गॉड वैली में बिताए गए समय को याद करने से खुद को नहीं रोक सका, जहां उसे अक्सर पृष्ठभूमि में इसी तरह की आवाजें सुनाई देती थीं। ड्रैगन गॉड वैली। उसकी आंखों में अचानक एक रहस्यमयी रोशनी चमक उठी, यह उदासी से भरा हुआ था। अचानक सुयांग के कानों में कई चीखों की आवाज गूंज उठी। हालांकि यह कहीं दूर से आया था, वह तुरंत ही उस सटीक स्थान का पता लगाने में सक्षम हो गया जहां से चीख आ रही थी। अचानक हवा का झोंका आने के बाद उसकी आकृति धुंधली हो गई। अपने पिछले जीवन की एक पैर तकनीक का उपयोग करके जिससे उनकी गति में काफी वृद्धि हुई, वह उस कम समय में लगभग 1 मील की यात्रा करते हुए कुछ ही सेकंड में स्थान पर पहुंच गए। जैसे ही वह पहुंचा, उसने युवा वयस्कों के एक समूह को देखा जो सभी एक जैसे हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। उनमें से आधे फर्श पर थे और खून से लथपथ थे, और उनके आसपास 5 लाइटनिंग बिल्लियां थीं। ये लोग अधिकतर किसी न किसी संप्रदाय के शिष्य थे। लाइटनिंग कैट्स के काले फर और नीली आंखें थीं, और वे अपने 4 अंगों पर चलने वाले एक वयस्क जितनी बड़ी थीं। उनका काला फर भी लगातार बिजली से टिमटिमा रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वे सभी बिजली से बने कवच से ढके हुए हों। जब सुयांग अचानक आए तो लाइटनिंग कैट्स और वहां मौजूद शिष्यों ने उनकी ओर देखा। शिष्यों ने निराशा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा, आशा करते हुए कि वह उन्हें इस स्थिति से बचने में मदद कर सकता है। लाइटनिंग कैट्स के लिए उन्होंने उसे सावधानी और सतर्कता से देखा। हालांकि वे उसकी खेती का आधार नहीं देख सके, लेकिन उनकी पार्श्विक प्रवृत्ति ने उन्हें चेतावनी दी कि सुयांग की उपस्थिति निश्चित रूप से वहां सबसे मजबूत थी और वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे हल्के में लिया जा सके। जब वहां काम रहे शिष्यों ने देखा कि सुयांग के आगमन पर लाइटनिंग कैट्स रक्षात्मक हो गई हैं, तो उनकी आंखें आशा से चमक उठीं। सुयांग ने संप्रदाय से प्राप्त मिशन स्क्रॉल को पुनः प्राप्त किया और पुष्टि की कि इसमें यह उल्लेख नहीं है कि मिशन को पूरा करने से पहले उसे कितने लोगों को मारने की जरूरत है। हालांकि वे केवल प्राथमिक आत्मा क्षेत्र में हैं, अगर मैं उन्हें कुछ अमीर परिवारों को बेच दूं तो उनके राक्षस कोर को कुछ अच्छी संपत्ति मिलनी चाहिए। सुयांग ने इस दुनिया में पैसे की आवश्यकता के बारे में सोचते हुए अपनी तरफ से तलवार खोल दी। हालांकि उनका ज्ञान और अनुभव समुद्र जितना विशाल था, लेकिन उनकी जेबें दयनीय रूप से खाली थीं। और 10 सोने के सिक्कों के अलावा जो उसने अपने प्रीमियम पॉइंट्स के साथ व्यापार किया था, उसके पास वास्तव में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। मैं इस जीवन में बेहद गरीब हूँ, इस हद तक कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ खरीदने में सक्षम नहीं हूँ जो मेरी खेती के वर्तमान स्तर पर मेरी मदद कर सके। सुयांग के विचारों के बीच 5 बिजली बिल्लियां अचानक एक साथ उस पर झपट पड़ीं। उनके शरीर पर बिजली का तत्व चमक रहा था, जिससे दर्जनों छोटी सांप जैसी सफ़ेद रेखाएं बिजली के तूफान की तरह उस पर उड़ने लगीं। सुयांग की आंखें गहरी रोशनी से चमक उठीं और उसके पैर अचानक धुंधले हो गए, लगभग अदृश्य हो गए। 9 सूक्ष्म चरण। सुयांग ने अपने पिछले जीवन में सीखी गई सर्वोत्तम गति तकनीकों में से एक का उपयोग किया, और यद्यपि वह अपने अपर्याप्त साधना आधार के कारण तकनीक की पूरी क्षमता का केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही उपयोग कर सका, उसकी गति इतनी तेज हो गई थी कि न तो शिष्य और न ही लाइटनिंग कैट्स प्रतिक्रिया दे सके। वह जहां खड़ा था वहां से अचानक गायब हो गया, और वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति की पलक झपकने से भी तेज गति से वह एक भूत की तरह लाइटनिंग कैट्स के पीछे दिखाई दिया। उस पल में जब वह प्रकट हुआ तो उसकी स्टील की तलवार वाली भुजा ने बिना किसी तकनीक के लगातार 5 आकस्मिक हमलों को अंजाम देते हुए सुंदर और तेजी से नृत्य किया। खून के छींटे पड़े और सिर उड़ गए। 5 बिजली बिल्लियां बिना सिर जोड़े जमीन पर गिर पड़ीं। इससे पहले कि स्तब्ध शिष्यों को पता चलता कि क्या हुआ था, सुयांग ने उन्हें मार डाला था। पलक झपकते ही 5 लाइटनिंग कैट्स को
मारने और वहां मौजूद चकित शिष्यों को नजरअंदाज करने के बाद सु यांग ने अपनी तलवार का उपयोग करके 2 लाइटनिंग कैट्स के सिर के माथे को काट दिया ताकि अंदर छिपे राक्षस कोर को पुनः प्राप्त किया जा सके। 2 राक्षस कोर पहले से ही। सु यांग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और राक्षस कोर को अपनी जेब में डाल दिया। और जैसे ही वह मुड़कर जाने में समर्थ हुआ, वहां मौजूद शिष्यों में से एक ने उसे पुकारा, क्षमा करें उद्धारकर्ता, हालांकि हमारी जान बचाने के बाद ये पूछना बहुत अधिक हो सकता है, क्या आप हमारे साथ समूह बनाना चाहेंगे? सु यांग ने उस सुंदर लड़की की ओर देखा जिसने उसे बुलाया था, जो उसे एक आकर्षक नज़र से भी देख रही थी। उसके निम्न साधना आधार पर एक नज़र डालने के बाद, जो प्राथमिक आत्मा क्षेत्र में केवल चौथे स्तर पर था, उसने उदासीन स्वर में उत्तर दिया, प्राथमिक आत्मा क्षेत्र के चरम पर जानवरों का शिकार करना, जबकि आप इस थंडर वैली के अंदर कदम रखने के लिए भी योग्य नहीं हैं। आप अपने साधना आधार से यहाँ क्या हासिल करने की उम्मीद करते थे? मेरे पास आपके साथ या आपके बेवकूफ़ी भरे खेल खेलने का समय नहीं है। सु यांग मुड़ा और मृत वजन उठाने से इनकार करने के बाद चला गया। उसका छायाचित्र तेजी से उनकी आंखों से गायब हो गया और सुंदर महिला उस दिशा की ओर देखती रही जहां वह स्तब्ध अभिव्यक्ति के साथ गायब हो गया। उसके कठोर शब्दों को सुनने के बाद उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। अध्याय 49 आंखें हैं लेकिन। जैसे जैसे सु यांग ने थंडर वैली में डेप्थ तक यात्रा की, लाइटनिंग कैट्स और लोगों के बीच में आम आदमी हो गए। इनमें से किसी के पास राक्षस कोर नहीं है। सु यांग ने आसपास के वातावरण के लिए लाइटनिंग कैट्स को स्कैन किया जिसमें राक्षस कोर थे। आमतौर पर किसी को तब तक पता नहीं चलता कि जिस जानवर को उन्होंने मारा है उसमें राक्षसों की लाश होगी या नहीं, जब तक कि वे उसका माथा न खोल दें। हालांकि जहां तक सु यांग का सवाल है, जिसके पास अमर और देवताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली ज्ञान और तकनीकें हैं, तो उसके पास ये स्थापित करने की क्षमता है कि जानवर को उसके पास एक राक्षस कोर के बिना मारा जाएगा या नहीं। ओह, वहां एक है। एक बार जब सु यांग ने एक लाइटनिंग कैट का शिकार करने की मांग की तो वह उस दिशा में गायब हो जाएगी, अन्यथा वह पहले से ही अन्य है लोगों के साथ लड़ रहे हो। अरे तुम कौन हो? सेक्स स्टोरी कैसे हुई हमारा शिकार चुराने की? तुम्हारी माँ, सुरक्षा शर्म नहीं आती? जो लोग लाइटनिंग कैट से लड़ रहे थे वे तब क्रोधित हो गए जब सु यांग अचानक हवा से बाहर आई और उनकी हत्या ली, यहाँ तक कि इसमें से एक राक्षस कोर भी प्राप्त कर लिया गया। सु यांग ने केवल अपनी ओर से और अनारक्षित स्वर में कहा, क्या आप वास्तव में तथ्यों से यह उम्मीद करते हैं कि जब उनकी नज़र लावारिस संपत्ति के सामने होगी तो वे आसपास दिखेंगे? ये जंगल है, आपका पीछे नहीं, और मैं यहाँ होने के लिए मैं हर किसी की तरह अपनी संपत्ति ढूंढता हूँ। मैं यहाँ किसी भी तरह की मेरी संपत्ति के लिए प्रेमी नहीं आया हूँ, जबकि हर कोई इनमें से एक के साथ अपना समय बिताता है। कृषि की दुनिया के ऊपरी क्षेत्र में, जहाँ अमर और देवताओं के बीच खुद को बेहतर बनाने के लिए सुसुविधा की कमी थी, यांग ने अमर और देवताओं के बीच में कठिन लागत आकलन और अनुभव की सुविधा प्रदान की है। किसानी उच्च खेती हासिल करेंगे, उन्हें अपने बढ़ते स्तर और भूख के कारण खुद को मजबूत करने के लिए अर्थव्यवस्था को और अधिक मूल्यवान खेती की जरूरत होगी। इसलिए सु यांग के लिए, जो ऐसे संघर्षों के लिए अनुकूलित थे, उन्होंने अपने काम को बेशर्मी या चोरी के रूप में नहीं माना। इसे व्यक्तिगत रूप से न लें, ये असली खेती की दुनिया की वास्तविकता है, उन्होंने भूत की तरह जाने से पहले कहा। ये सही है। सु यांग की प्राचीन दृष्टि में, जिसने कई बार केवल अपनी साधना को थोड़ा बढ़ाने के अवसर के लिए अमरों के साथ मृत्यु तक संघर्ष किया है, इस नश्वर दुनिया को भी वास्तविक साधना दुनिया का अनुभव बाकी है। किसानों के बीच कोई वास्तविक संघर्ष या भयंकर संघर्ष नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में बहुसंख्यकों के साझा करने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं। क्या बक्सा है? आप कैसे पहचानें? क्या आपको पता है कि हम किस संप्रदाय से हैं? शिष्यों के एक समूह ने सु यांग को क्रोधित भावों से देखा जब वह कहीं से प्रकट हुई और उसका शिकार चुरा लिया गया, यहाँ तक कि उसके अनुयायी को भी प्राप्त कर लिया गया। सु यांग ने शिष्यों के उस ग्रुप पर नजरिया डेस्टिल, जहां से उन्होंने लाइटनिंग कैटेज चुराई थी, और कंधे उचकाए थे। मैं नहीं जानता, नहीं मुझे इसकी परत है, उसने कहा और अन्य स्थानों पर खो गया। कुछ ही घंटों में सु यांग ने हवा के सावे की तरह थंडर वैली के पूरे आंतरिक क्षेत्र को पार कर लिया, और जहां भी वह दिखाई देता है, एक और राक्षस कोर उसकी जेब में प्रवेश कर रहा था, जिसके बाद उन लोगों से नाराज होकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। रास्ते में जाओ, वह बेशर्मी हरामी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर मैंने उसे कभी फिल्म देखी तो मैं उसे पीट पीट कर मोटा कर दूंगा। लेकिन वह बेशर्म था, बिना किसी प्रयास के लाइटनिंग कैट्स को मारने में सफल हो रहा है। आप उसकी तरह किसी व्यक्ति से क्या चाहते हैं? मैं चुप हूं। बहुत जल्द सु यांग थंडर वैली में एक बेशर्म चोर के रूप में प्रसिद्ध हो गया, जिसने लुटेरों का शिकार किया था। मेरी चुनौती से बेहतर हैं, सु यांग ने जब कहा। अपनी जेबें महसूस करती हैं कि जो राक्षसों से भारी हुई थीं। इस थंडर वैली में इतनी सारी बिजली बिल्लियां इधर उधर दौड़ती हुई देखकर उसे सुखद आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह पर रहने वाला ऑलिव बीस्ट लाइटनिंग कैट्स ही था। आमतौर पर इस थंडर वैली जैसे जंगल में कई अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं। हालांकि सु यांग की माफियाओं में केवल लाइटनिंग बिल्लियां थीं।
कितनी अजीब घटना है। सू यांग ने अपनी आलोचना रोक लगाए और विचार किया। कुछ अंशों के बाद उसने अचानक थंडर वैली में और भी गहराई तक दौड़ शुरू कर दी, यहाँ तक कि आसपास के राक्षसी कोर वाले लाइटनिंग कैट्स को भी देखा अंदाज कर दिया। हालांकि सू यांग के थंडर वैली के केंद्र थंडर कोर पहुंचने से ठीक पहले लोगों की भारी भीड़ ने रास्ता रोककर उनका स्वागत किया। ये सभी लोग एक जोड़ी सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, बाकी पैर पर एक सुनहरी तलवार की तस्वीर लगी थी और इनके आसपास कम से कम 100 लोग थे। यहाँ क्या हो रहा है? सू यांग ने उनसे एक से पूछा। इस स्थान पर वर्तमान में दिव्य तलवार संप्रदाय का कब्जा है। मुझे और तुरंत यहाँ से चले जाओ। जब सू यांग ने सुना कि वे दिव्य तलवार संप्रदाय से संबंधित हैं तो वह आश्चर्यचकित हो गई कि अपनी ओर से ऊपर उठने से रोक नहीं सकी। जब सीनियर जोंग का साथ छूटा तो वह स्पष्ट रूप से दूसरी जगह जा रहा था। तो ये लोग यहाँ थंडर वैली के बीच में क्या कर रहे हैं? कुछ लोगों को जरूर जो पवित्र आत्मा क्षेत्र में थे, उनमें से सबसे अधिक गहन आत्मा क्षेत्र में थे। यह एक बहुत बड़ी शक्ति थी, विशेष रूप से इस थंडर वैली में जहां अधिकांश जानवर प्राथमिक आत्मा क्षेत्र में थे। यह एक अति थी। हालांकि सभी गहन आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ लाइटनिंग कैट्स की भारी संख्या अब तक समाप्त हो चुकी है, फिर भी कई लोग अभी भी इधर उधर घूम रहे थे, जिसका मतलब था कि वे यहाँ लाइटनिंग कैट्स के लिए नहीं हैं बल्कि कुछ और थे। यदि वे यहाँ लाइटनिंग कैट्स के लिए नहीं हैं तो यह उसका कारण होना चाहिए। सू यांग मन ही मन मुस्कुराया। जब दिव्य तलवारें सांप्रदायिक शिष्यों ने अपने मूसलों का निरीक्षण किया तो उन्होंने नरहें चढ़ा लियां। तुम किस बात पर मुस्कुरा रही हो? दफा हो जाओ। उन्होंने कहा कि यह मामूली और वैज्ञानिक है। दफा हो जाओ। हुह। सू यांग ने अपने लबादे से एक पीले रंग की जेड के आंकड़े निकाले और उसे शिष्य को दिखाया, जो जेड टुकड़ों को देखने के बाद अचानक डर से चिल्लाया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग अपनी ओर चले गए। देखना माँ, मेरी हार्दिक क्षमायाचना। शिष्य अचानक आपके मस्तिष्क पर बैठ गया और पीले दांतों के साथ सू यांग से संपर्क करना पड़ा। इस श्रेणी के जूनियर के पास छुट्टी है, लेकिन वह माउंट ताई को अध्ययन में विफल रही है। वह स्थान अचानक इतना शांत हो गया कि किसी पत्ते के गिराने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। अध्याय 50 चरम यिन फूल। सू यांग ने दिव्य तलवार संप्रदाय को वह स्मारक जेड नोटबुक के बाद जो सीनियर जोंग ने उसे पहले दिया था। सब कुछ शांत हो गया। एक तरफ हटो, मुझे बुजुर्गों के साथ काम करना है। सू यांग ने कहा, एक तरफ हटो, मुझे विश्वास है कि वह एक गहरा बुजुर्ग है। और अभी शिष्यों ने तुरंत सू यांग के चलने के लिए रास्ता साफ कर दिया। सू यांग ने सिर हिलाया और खुले रास्ते से चलना शुरू कर दिया, और जब वह उनके पास से गुजर रही थी तो शिष्यों ने जमीन की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वे उसे देख रहे थे। एक बार जब वह भीड़ से आगे निकल गया तो सू यांग ने केंद्र की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे वह करीब आया, सांता क्लॉस हुआ। वहाँ कौन है? जैसे ही सू यांग थंडर वैली के सेंटर थंडर कोर में सर्प, एक आवाज गूंज उठी। सू यांग ने अपनी स्थिति को सामने देखा। वहाँ 4 पहाड़ियाँ थीं, जहाँ से प्रत्येक पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के एक विशेषज्ञ की आह आंगन कर रही थी। एक छोटे से फूल के चारों ओर की चोटी थी जो सांस लेने के अनुभव में गहरे नीले रंग की रोशनी थी चमक रही थी। ये फूल इंसान के उपनाम के आकार का था और इसके तने के चारों ओर बिजली एक छोटे से सांप की तरह की ललक दिखाई दे रही थी। जब सू यांग ने पहली बार फूल को देखा तो वह फूल सी मुस्कान दिखाई दी जो एक पल बाद गायब हो गई। मैं आपके लिए आवेदन नहीं करूंगा। आप मेरे शिष्यों से कैसे आगे निकल गए? उनका क्या हुआ? 4 अध्यायों में से एक ने पूछा। लाल वस्त्र परिधान एक महिला मित्र सहयोगी हत्या करने के इरादे से क्या कर रहे थे? हालांकि उसने ऐसा नहीं किया जो उसे शत्रुता से देख रही थी, क्योंकि उसकी बगल की 3 टोपियां भी किसी भी समय उस पर हमला करने के लिए तैयार दिख रही थीं। ये पूर्व वैज्ञानिक अच्छी तरह से पकड़े गए थे कि दिव्य तलवारें संप्रदाय के शिष्य किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे जब तक कि उनके हाथों को मजबूर नहीं किया जाएगा। हालांकि इस छोटे से पूर्वी महाद्वीप में कौन सा संभावित दिव्य विद्वान संप्रदाय के 100 से अधिक शिष्यों को पीछे धकेलने के लिए मजबूर किया जा सकता है? यही कारण था कि वैज्ञानिकों ने तुरंत सू यांग पर हमला नहीं किया। वे सभी उसकी रहस्यमयी उपस्थिति से सावधान थे। बेशक मैं उनके पास से गुजरा। जहां तक उनकी सुरक्षा का सवाल है, मैंने किसी को नहीं डांटा। सू यांग ने नाथ स्वर में कहा। वह पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के 4 सैनिकों की संयुक्त हत्या के इरादे से बेफिक्र लग रही थी। आप उनके पास से गुजरे? ये कैसे संभव है? मैंने उन्हें सख्त आदेश दिया कि किसी को भी अंदर न जाने दें। क्या आप इसे देखने के बाद भी ऐसा कह सकते हैं? सू यांग ने फिर से बड़े पैमाने पर जेडी दस्तावेज का खुलासा किया। हालांकि जब उन्हें पहली बार यह प्राप्त हुआ था तब उन्हें ZDPs का उद्देश्य पता नहीं चला था, लेकिन दिव्य विद्वान संप्रदाय के शिष्यों के दर्शन ने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें दिव्य संप्रदाय के किसी भी प्रकार की विशेष उपस्थिति प्रदान की गई थी। और निश्चित रूप से जब 4 शिखरों ने पीले जेड को खिसकते देखा तो उनका अंतिम लगभग प्रक्षेपण से बाहर आ गया। असंभव। वह सीनियर जोंग का कमांड मेडल क्यों है? उसके पास ऐसी चीज है। आपने JD के नमूने कैसे प्राप्त किए और सीनियर जोंग के साथ आपका क्या रिश्ता है? हमें कैसे पता चलेगा कि यह असली चीज है?
सीनियर जोंग ने 10 साल पहले उस जगह पर जाने के लिए समुदाय छोड़ दिया था। सभी विशेषज्ञों ने सुयांग से सवाल दागना शुरू कर दिया। प्रिय शांति से एक एक करके अपना जवाब दिया। मुख्य संयोग से सीनियर जोंग से मुलाकात हुई और लेडी जी की रक्षा करने में उनकी मदद करने के बाद हम सबसे अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने मेरे लिए यह उल्लेख किया। जब सुयांग ने उपनाम जी दिया का उल्लेख किया गया है तो इन पर अभिव्यक्तियां 4 दस्तावेज बदल दिए गए। उन्होंने अब उस पर हत्या के इरादे से ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनका संदेह अभी भी बना हुआ था। जहां तक इस जेडी पर्ची की प्रामाणिकता का सवाल है तो आप स्वयं इसकी जांच क्यों नहीं करते? सुयांग ने फिर से अपनी दिशा में जेडी के चित्र बनाए। जिसने भी इसे पकड़ा उसे एक पल में जांच में शामिल कर लिया गया। कुछ क्षण बाद वह चिल्लाया, ये वास्तविक है। ये वास्तव में सीनियर जोंग का कमांड पदक है। तो क्या हुआ अगर यह सच है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सीनियर जोंग को इस ऑपरेशन के बारे में पता नहीं चला क्योंकि वह 10 साल से अधिक समय से हमारे साथ नहीं है। लाल वस्त्र पहने महिला ने कहा। उनसे प्रश्न करना जारी रखा गया। क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? मैं हाल ही में इस थंडर वैली के प्रवेश द्वार पर सीनियर जोंग से अलग हुआ हूँ। क्या सीनियर जोंग यहाँ थे? सुयांग ने सिर हिलाया और कहा, लेडी जी के साथ। फिर वह सामान्य तरीके से उनके पास आया और बोला, क्या पता है कि वह फूल क्या है? उसने पूछा। चारों ने फूल की ओर देखा और फिर सुयांग की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। दरअसल उन्होंने ऐसा फूल पहले कभी नहीं देखा था। उनके गहन ज्ञान के बावजूद उनमें से किसी ने भी पहले कभी ऐसा फूल नहीं देखा या उनके बारे में सुना है। हालांकि वे निश्चित थे कि यह फूल इस थंडर वैली में लाइटनिंग कैच के साथ घटना का कारण था और किसी प्रकार का अमूल्य खजाना था, इसलिए उन्होंने इस स्थान को तब तक सुरक्षित रखने की योजना बनाई जब तक कि वे इस छोटे की पहचान का पता नहीं लगाना। फूल, उस फूल को एक्सट्रीम यिन फूल कहा जाता है और इसका प्रभाव शुद्ध यिन फूल के समान ही होता है, साथ ही इसका तीसरा 10 गुना अधिक होता है। 10 गुना ज्यादा। जब इन फूल की पहचान के बारे में चारों स्पेसिफिकेंट्स को पता चला तो उनके होश उड़ गए। शुद्ध यिन फूल को पहले से ही एक अत्यंत मजबूत औषधि माना जाता था जो पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के किसानों को भी मार सकती थी, फिर भी यह चरम यिन फूल 10 गुना अधिक मजबूत थी। तो क्या ये चरम यिन फूल खगोलीय आत्मा क्षेत्र के सैनिकों को भी नहीं मार देगा? यदि किसी विशेष तकनीक के बिना इसका उपभोग किया जाए तो ऊपर के सांस्कृतिक क्षेत्र से स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र का भी उपयोग करने के तुरंत बाद मर जाऊंगा, सुयांग ने अपनी प्रारंभिक कहानियों में कहा। यहाँ तक कि स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र से ऊपर भी। तो फिर हमें इस चीज के साथ क्या करना चाहिए? अगर इस दुनिया में इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता है तो इसे क्या उपयोगी नहीं बनाया जाएगा? लाल वस्त्र पहने बुढ़िया ने पूछा। यही कारण है कि लेडी जी और सीनियर जोंग ने मुझे इस स्थान पर बुलाया था, उन्होंने उत्तर दिया। हालांकि यहाँ हमें कोई भी इस एक्सट्रीम यान फूल का उपयोग नहीं कर सका। मुझे पूरा यकीन है कि लेडी जी के परिवार को इसमें कुछ उपयोग मिलेगा। जी जिंगफेंग की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी नहीं देखा गया, लेकिन सुयांग को पता चला कि वह इस दुनिया में एक अतुलनीय स्थिति वाली शख्सियत थी, इसलिए उसने इन 4 समानताओं को अपने लाभ के लिए उम्मीद में इस्तेमाल किया। ये समझ में आता है। अगर किसी के पास इस चरम यिन फूल को छूने की क्षमता है तो वह लेडी जी का परिवार होगा। फिर अगर आप मुझे माफ करेंगे, मैं इस एक्सट्रीम यिन फूल को निकालूंगा और लेडी जी के पास लौटूंगा, सुयांग ने एक्सट्रीम यिन फ्लावर के सामने कहा।